कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है, मैं चालू करता हूँ, बताता हूँ आपको। टोटल 9 केस लॉ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वी हैव 18 केस लॉस स्प्रेड ओवर 151 पेजेस। तो अगर मुझे रिवाइज करना ऑब्वियसली आई वोंट बी फ्लिपिंग 151 पेजेस टू गो थ्रू देम। सो व्हाट विल रादर डू इज बोथ द चैप्टर्स अभी कंपनी से कभी करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही स्टार्ट करेंगे अपन। आपका पेज सपोज आपका A4 साइज का पेपर है, इसको हम 3 पेज में डिवाइड करेंगे। देखो पहले इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला वाला थोड़ा सा पतला, दूसरा वाला थोड़ा सा पतला, तीसरा वाला मोटा। फर्स्ट वाले का हेडिंग विल बी केस लॉ, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद कंक्लूजन। मेरे पास सारी केस लॉस एक साथ एक जगह पे लिखे हुए होंगे। तो थ्रू आउट द चैप्टर जैसे जैसे केस लॉ आता जाएगा हम इसको भरते जाएंगे। एंड द सेम थिंग विल डू इन कंपनीज एक्ट ऑल्सो। तो आपको बेसिकली 6 साइड्स 6 साइड्स मतलब 3 पेजेस आगे पीछे ऐसा टेबल बना लेना है। केस लॉ, टॉपिक, कंक्लूजन, 6 साइड्स। 2 कंपनीज एक्ट के लिए जो अपन भरेंगे और 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। जल्दी करिएगा। केस लॉ, टॉपिक, कंक्लूजन। साइड्स कहाँ था डेविड? जल्दी बैठ। अच्छा हुआ गया, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे थे, वाट लग जाते। और एक संडे कितने? 2 जन, 2 ना लड़के, एक तो ऑनलाइन है ना बच्चे ब्लैक, एक ऑनलाइन बैठा, 2 एब्सेंट हुए ना। उसमें एक तो लास्ट क्लास में भी एब्सेंट था, फर्स्ट बेंच वाला। वाई नहीं रहा क्या? अरे क्या एग्जाम चल रहा है। किसके लिए? हाँ, साइकली फैटर लाइक मी एंड बाकी दोनों थे। इंशाल्लाह हो गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस लॉ ऑब्वियसली हैज टू बी, आपके फर्स्ट कॉलम में आएगा सालमन वर्सेस सालमन। स्पेलिंग देखिए ना, इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं डिक्टेट भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट डिक्टेटिंग दिस, आप स्पेलिंग के अंदर गलती ना करो। सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड। सेकेंड कॉलम के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, टॉपिक इज सेपरेट लीगल एंटिटी। Second column is separate legal entity. Third column मेरा आपके सामने येलो मार्क करा हुआ, इसको सूत्रा मोटा प्लस मैंने। Company is identified separately from the members of the company. If the company incurs any debts or contravenes any law, members should not be liable for those errors. मार्क करा हुआ। So दीदी
येलो, यस। आगे बढ़ रहे हैं, उधर चेक तक। लास्ट बचा सिर्फ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, ऑब्वियसली लिख लो, उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। Second column, I guess we know it already, doctrine of window management. और ये थर्ड कॉलम, डन। पेड़ से 2 साइज लगना चाहिए आपका 9 के साइज में, 1.5 to 2 से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें 4 साइड्स है, तो जैसे से आएगा वैसे उसको हम भरते जाएंगे। हेडिंग आपने दे दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फोकस खत्म हो गया, इसको डाल देते हैं। वेल एडमिट कर दे। आगे वाली ये खत्म होने लगेगा अपन को 2 महीना, 2 months टू वाइंड अप दिस चैप्टर। 2 महीना लगेगा सिर्फ आगे के 2, उसके बाद जो है ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल। बाद में कॉपी करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। वेटेज 32 मार्क्स। So we have this guy A and B. A B को बोल रहा है, ओ दीदी पागल, यहाँ फोकस कर, क्या कर रही है, कहाँ ध्यान है। A B को बोलता है I want to sell my red car, will you buy? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिस पे बी रिप्लाई करता है यस। ओके, अब खरीदे कि बेचेंगे तो ऑब्वियसली फ्री में तो होगा नहीं सर, पैसा इन्वॉल्व होगा। तो बोथ ऑफ देम एग्री अपॉन दिस थिंग that the deal will be closed at rupees 10 lakhs.
सब कुछ हो जाने के बाद अगर अब ए बी को कार नहीं देता या बी ए को पैसा नहीं देता तो ऑब्वियसली मैटर विल गो टू द कोर्ट। इन सबका नामकरण करते हैं अपन, स्टार्टिंग यहां से। इसको बोलते हैं ऑफर, या मैं इसको बोल दूं प्रपोजल। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन, लॉ की भाषा बात कर रहे हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर सामने वाला अपनी बात कही हुई नहीं करता तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। उसको लॉ में बोला जाता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये तो सबके नाम हुए। अब इनको कंबाइन करते हैं और नाम लिखते हैं, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टू। ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो उसका बोला जाता है प्रॉमिस। तो ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने हाँ बोला, ये बन गया एक प्रॉमिस। आगे बात करते हैं। फिर आई कैन सी प्रॉमिस को कंसीडरेशन मिलता है, इसको बोलते हैं अग्रीमेंट। ओके, एंड द लास्ट वन ऑब्वियसली जो मेरे चैप्टर का नाम है, विच इज अग्रीमेंट, जो एनफोर्सेबल होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कलर चेंज करते हैं। Agreement which is enforceable by law is contract. ये इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर का। अलग अलग नाम जब हम बेसिकली पढ़ते हैं थ्रू द चैप्टर। बिकॉज है वैसा क्वेश्चन मार्क, उसको ऑफर बोल रहे हैं या प्रपोजल बोल रहे हैं, सामने वाला उसको यस बोल रहा है। जब मेरे क्वेश्चन मार्क को सामने वाला यस बोल देगा, हम उसको प्रॉमिस बोल रहे हैं। फिर प्रॉमिस के अंदर अगर कंसीडरेशन ऐड करेंगे तो उसको अग्रीमेंट बोलेंगे, और वैसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल लॉ होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब हर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को बोला विल यू मर्डर सी, बी ने बोला यस। बात करी हमने सुपारी का 5 लाख। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, पर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मतलब अगर ए बी को पैसा नहीं देता तो बी कोर्ट नहीं जा सकता, एंड हेंस ये सिर्फ अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एंड हेंस हमने यहाँ पे लिखा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। लिख देता हूं आपके लिए, कैन अप्रोच कोर्ट। एनफोर्स करना तो ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। मतलब हम एक स्टेटमेंट मार सकते हैं यहाँ पे, अच्छा वाला, बी को आंसर करना ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक बार, जितना हमने अब तक पढ़ा बेस्ड ऑन दैट। आपने अगर बारीकी से सुना होगा तो ही आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ट्रू और फॉल्स।
फॉल्स एंड वाई। बारीकी से सुना होगा तो यहां से कर पाओगे। ट्रू और फॉल्स ना पिंकी, ट्रू और फॉल्स? हाँ पीछे लास्ट में गुज्जू, ट्रू फॉल्स? ट्रू। केविन नहीं पता, फॉल्स। हाँ एब्सेंट वाली फॉल्स। चल मैं बोलता हूँ फॉल्स। वाई? ओके राइट है तो और अच्छे से ओके तो वही तो लिखा मैंने, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है आंसर राइट है बट एक्सप्लेनेशन ना और अच्छा हो सकता है। हाँ केविन भैया बोलो रीजन, जल्दी जल्दी बोल। सब क्या क्या सब? आंसर राइट है सर। वैसे वाले अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था मर्डर वाला, वो अग्रीमेंट था पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हो तो 100% अग्रीमेंट तो हो ही, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल लॉ होता है। तो इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर 100% अग्रीमेंट, बट इफ यू आर एन अग्रीमेंट यू मे और मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल था। डन, अब ये करेक्ट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स। रीजन लिख देते हैं। चलना भी ठीक है, बाद में लिखते हैं। लिख सकते हैं इसको। बिकॉज ऑफ दिस हमारी 3 डेफिनेशन खत्म हो गई सर, 3 डेफिनेशंस। आगे हम बिकॉज ऑफ दिस चार्ट जो वैसा की बुक में नहीं है, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, हमारी 3 डेफिनेशन खत्म हो गई सर। हम भी बुक में जाके देखेंगे। वी आर डन विथ 3 डेफिनेशंस। बेसिकली प्रॉमिस का, अग्रीमेंट का एंड कॉन्ट्रैक्ट का हमारा 3 डेफिनेशन खत्म हो चुका जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम। सर कैसे? हम जब प्रॉमिस का डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एवरी प्रपोजल अपॉन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। जब हम अग्रीमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा होगा एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज नोन एज अग्रीमेंट। हम जब कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे 2+H, वहाँ पे लिखा होगा एवरी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरी 3 डेफिनेशन खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ट। इस टाइम मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, बुक में आते हैं एक बार। निकालिए जल्दी से, पेज चैप्टर नंबर 2 होगा। 2.2 पे आ जाना सर, 2.2 पे आ जाइएगा। एंड अपन को वहाँ पे लिखा हुआ हर एक वर्ड इंशाल्लाह समझ में आएगा। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। यहाँ से हर एक वर्ड, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2+H ऑफ द एक्ट एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ। ठीक है सर, हमारा चार्ट इसको सेटिस्फाई करता है। हमने इसको ड्रॉ करा हुआ है, नीचे वही रिपीट करा हुआ है बकवास। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स, अग्रीमेंट एंड दूसरा एनफोर्सेबल लॉ। ठीक है, आता है हमको ऑलरेडी। नीचे अग्रीमेंट, अगेन वी नो दिस ऑलरेडी। मैं पढ़ता हूँ उसका डेफिनेशन। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है हमारे चार्ट के अंदर सर। हमको ये डेफिनेशन भी ऑटोमेटिक याद हो गया। एग्जांपल देखते हैं। X offers to sell लैपटॉप टू Y फॉर 30,000।
वाई एक्सेप्ट्स द ऑफर, तो उसको हम तोड़ के पढ़े अगर, तो ये ऑफर स्लैश प्रपोजल हो गया और ये एक्सेप्टेंस हो गया. द ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस एंड दिस प्रॉमिस इज नोन एज अग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, बिकॉज हमने कंसिडरेशन की बात करी विच इज 30,000. To have an insight into the definition of agreement, we need to understand promise. Again, वो already आता है सर. देखते हैं क्या लिखा उसने definition के अंदर. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Already आता है सर हमको. मे भी आपको ये वर्ड का मतलब ना आता हो तो मैं लिख देता हूँ. Assent मतलब yes, सहमति. Acceptance बोल सकते हैं obviously. तो इन केस यू डोंट नो दिस, हमने बता दिया आपको असेंट का मतलब यस. नीचे उसी चीज का वापस घुमा के लिखा हुआ है सर. द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन. व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes promise. क्या नया पढ़ा? कुछ भी नहीं. Thus we can say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and that other party gives his acceptance, of course for mutual consideration. तो agreement बनने के लिए offer plus acceptance हुआ मतलब promise, और promise के अंदर consideration हुआ. ये हम again हमारे चार्ट के अंदर बना चुके. तो आपका चार्ट अगर बना हुआ है तो ये सब बहुत आसान लगेगा, otherwise very difficult, क्योंकि theory हो गया. Enforceable law पढ़ा हमने, कोर्ट में जा सकते हैं वाला पॉइंट. फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पढ़ लेते हैं. An agreement to become a contract must give rise to legal obligation, which means duly enforceable by law. Thus, from the above definition, it can be concluded that contract is agreement which is enforceable by law. Example देखते हैं, प्यारा सा simple सा. A agrees with B to sell car for rupees 2 lakhs to B. Here A is under an obligation to give the car to B and B has a right to receive the car. मतलब अगर A B को कार देने की बात कर रहा है तो ए का ऑब्लिगेशन हो गया कार देने का और ए का राइट हो गया पैसा लेने का. बी का ऑब्लिगेशन हो गया पैसा देने का और राइट हो गया कार लेने का. कितना सिंपल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बस. आगे बात करते हैं, वापस यहाँ पर आकर एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप सीए फाउंडेशन के अंदर 300 प्लस लेकर आइए, आउट ऑफ 400 आपको एक कार दिलाएंगे. आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया एंड शगुन का 301 मार्क आया, चांद लो. आप गए घर वालों के पास, बोला कि ब्रो कार. पेरेंट्स ने बोला कि अभी अब बच्चे हो, छोटे हो, आप इंटर पास करो उसके बाद कार दिलाएंगे. कितना ऑब्वियस है, हम कोर्ट नहीं जाने वाले सर घर वालों को शुरू करने के लिए. सर म्हणजे ये जो बातचीत है, दिस इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ. अग्रीमेंट है, नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ. आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी लैंग्वेज को अलग तरीके से. नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. इसी को हम और आगे जाके पढ़ेंगे कि सर ये सारे डोमेस्टिक स्लैश सोशल अग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बोल नहीं सकते. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डोमेस्टिक स्लैश मतलब घरेलू, दोस्तों के बीच में ऐसा कुछ. जैसे एग्जांपल है, अगर सपोज 10 years डाउन द लाइन आपकी शादी हो रही है, अब मेरे पास आए और मुझे आपने दिया कार्ड कि सर शादी है आ जाना. मैंने कहा पक्का आ जाऊँगा, मैं फ्री का खाने तो कहीं भी पहुँच जाते सर, 100% आएंगे, ठीक है. बट जिस दिन शादी थी, लेक्चर था, तो मैं शादी में नहीं आया. अगले दिन आपके एंड से मुझे आता है एक लीगल नोटिस कि सर 1500 रुपये की एक थाली थी, आपके लिए रखी हुई थी, आप आने वाले थे पर आप नहीं आए तो 1500 की थाली वेस्ट हो गई, तो मुझे डैमेजेस चाहिए 1500 रुपये विद इंटरेस्ट ऑफ 2 days. नहीं हो सकता. अब करोगे तो भी आप मतलब कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा.
मतलब केस आपका फाइल ही नहीं होगा. एंड द रीजन इज दिस डोमेस्टिक स्लैश सोशल एग्रीमेंट. एक कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं बोलो उसको. दूसरा पॉइंट उसका समझने का कि सर यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. एनफोर्सेबल और नहीं. ये लिखा है आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर. एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 मैं 2 पढ़ लेता हूँ. फादर promises his son to pay him pocket allowance of rupees 500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in the court of law, as this is social agreement. This is not created with the intent of word वाली चुका हूँ. This is not created with the intention to create legal relations, and hence it is not a contract. So, law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview, मतलब scope of the law of contract. नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है बच्चों वाला कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगा. डिफरेंस पे आते हैं. अगर हमने कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है तो हमको चारों डिफरेंस आनी चाहिए इंशाल्लाह. देखते हैं. पहला ऑलरेडी आता है डेफिनेशन. दूसरा हमने अभी भी डिस्कस किया अग्रीमेंट वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट नैरो है. Because only those agreement which are enforceable by law are contracts. तो agreement तो बहुत कुछ होता है, contract थोड़ा सही होता है. फिर again third point we know may not create legal obligation. हो भी सकता नहीं भी हो सकता. 100% will create legal obligation. Last point मैं लिखवा चुका हूँ आपको already. All agreements are not contracts, but all contracts are agreement. एक भी point हमारे नया नहीं है सर. तो हमने conceptually चीजों को पढ़ा. एक और point पढ़ लेते नीचे. मेटाफर्स यूज करें मतलब इन लॉजिकली पर पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इज एन अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट होना पड़ेगा. विदाउट एन अग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. फिर वो मेटाफर यूज कर रहा है इन लॉजिकली पता नहीं क्यों पढ़ लेते हैं. एज द सेइंग गोज वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर. क्या जरूरत है इसकी. फॉर विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक. नाइस. सिमिलरली वी कैन से दैट where there is a contract there is an agreement. Without an agreement there can be no contract. नहीं थी जरूरत honestly but ठीक है. Just as fire gives birth to smoke, in the same way agreement gives birth to contract. Another essential element of a contract is legal obligation for the parties to the contract. There are many agreements, आगे देखा हमारा point, which do not create any legal obligation. हमने 3-4 एग्जाम्पल ले लिए इसके. मर्डर वाला ले लिया, शादी के कार्ड वाला ले लिया, आपके पेरेंट्स वाला एग्जांपल ले लिया. 3 एग्जांपल ले लिया मैंने. As such, these agreements can never be termed as contracts. समरी जो पढ़ा हमने हमारे चार्ट में ऑलरेडी बना हुआ है सर. गंदा सा एग्जांपल देख लेते हैं. G offers to sell his book to P for ₹100. P accepts the offer. Such an agreement is a contract, and if G refuses to sell, then P can sue G, and if P refuses to pay, then G can sue P. ठीक है. Enforceable. पढ़ लो यहाँ तक. डाउट है पूछ लो, हम आगे बढ़ जाएंगे. इंट्रोडक्शन हुआ सिर्फ आपका चैप्टर का. काम का हमारा सिर्फ डायग्राम ही था जो हमने बनाया है. यहाँ पे देख लो एक बार. आई वेट 1 मिनट. Seconds more, I'll wait. डन. आगे बढ़ते हैं सर. एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम का क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन. पहला एग्जाम वाला टॉपिक आया, करते डिस्कस. आपकी बुक में 11 पॉइंट लिखे हुए हैं. उसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसका हेडिंग लिखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन नंबर 10. राइट हैंड साइड देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन नंबर 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए 11 चीज़ें चाहिए सर, एंड ऑल 11, एक भी मिसिंग हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। उसमें से वापस बोल रहा हूँ 6 सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि ये होना ही चाहिए, 5 सेक्शन 10 में लिखा हुआ नहीं है और वो भी होना ही चाहिए, टोटल 11। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इजी पॉइंट से राइट हैंड साइड वाले। इसमें पहला पॉइंट बोलता है वेरी ऑब्वियस, 2 पार्टीज होना ही चाहिए सर, एक बायर एक सेलर, एक ऑफर देने वाला एक एक्सेप्ट करने वाला, 2 अलग पार्टी होनी चाहिए। सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब लिख चुके हैं लैंग्वेज आपके सामने ऑलरेडी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हैज टू बी देयर। थर्ड बकवास, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन केस कुछ केसेस के अंदर। फोर्थ सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, और 5 पॉसिबल टू परफॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो आसान है, अग्रीमेंट, नीचे जो भी लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, चौथा लॉफुल कंसिडरेशन, 5वां लीगल ऑब्जेक्ट, एंड छठा अदर प्रोविजंस सेक्शन 24 से 30। ठीक है, राइट हैंड साइड इजी है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन ऑब्वियसली नॉट डिस्कसिंग, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ चुका है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं बोल सकता हूँ पहला केस लॉ आने वाला है, आ गया, आने वाला है क्या, आ गया, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीधा केस लॉ पे आते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ कपल, दोनों रहते हैं यूके के अंदर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। मीनवाइल जो आदमी है उसकी नौकरी लगती है सिलोन में, आज उसको श्रीलंका बोलते हैं, उस टाइम सिलोन बोलते थे, तो भैया की नौकरी लगती है सिलोन में। सो बोथ ऑफ देम डिसाइड टू शिफ्ट टू सिलोन, तो दोनों मूव करके सिलोन आ जाते हैं। एंड हस्बैंड काम करता है और वाइफ हाउस वाइफ है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो औरत है, लेडी है, वो बीमार हो जाती है। अब सिलोन में ऑब्वियसली इतनी सी फैसिलिटीज मेडिकल की थी नहीं, तो बोथ ऑफ देम अगेन गो बैक टू यूके उसके इलाज के लिए। अब थोड़े टाइम तो हस्बैंड वहाँ पे रहता है उसके साथ, बाद में हस्बैंड बोलता है कि यार मुझे वापस जाना पड़ेगा काम पे, पैसा वहीं से आने वाला है, तो आई नीड टू गो बैक। वाइफ बोलती है ठीक है आप जाइए, पर द प्रॉब्लम इज यहाँ के मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, बिल्स, मेडिसिन जो भी है। हस्बैंड बोलता है मैं दूंगा ना, आई विल सेंड वहाँ से। तो अकॉर्डिंगली इस बार सिर्फ हस्बैंड सिलोन आता है, वाइफ यूके में रहती है। लाइक प्रॉमिस्ड, हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा भेजता रहता है पाउंड्स। फिर एक दिन जो हमारे भैया हैं उनको कोई और मिल जाती है सिलोन में। अब जैसे कोई और मिल जाती है, ये बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया पैसे भेजना। वाइफ बोलती है वही क्या पैसे नहीं भेज रहे हो, पति बोलता है भेजूंगा भी नहीं, हो गया बस जितना होना था। विमेन एम्पावरमेंट, खुद कमा। बीवी को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, ईगो पे बात आ गई, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, दी जाती है कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोलती है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट मेरा हस्बैंड मुझे पैसा देने वाला था, पैसा दे नहीं रहा, उसको सू करने का है और उससे पैसा वसूलने का है। एंड दीदी केस हार जाती है, क्योंकि कोर्ट बोलता है ये है एक सुपर इंपॉर्टेंट सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट, घरेलू दोस्तों के बीच का, फैमिलीज के बीच का। और सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स के अंदर जो हमारा पॉइंट है, इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, इंटेंशन मिसिंग होता है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एंड हेंस दीदी आ गई। सपोज पति का नाम होता, सपोज ऐसे कुछ भी लिखते हैं, ऋतिक रोशन, उसे भी दिया था ना एलिमनी, ऋतिक रोशन, वाइफ सुजैन रोशन। कितना ऑब्वियस सर, मैटर जब कोर्ट में जाएगा द केस विल बी रोशन वर्सेस रोशन।
सेम यहाँ पे है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो याद करना कितना आसान है अपने लिए कि सर लास्ट नेम के ऊपर केस लॉ है, मतलब मियाँ बीवी वाला केस लॉ है जो सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट है और इंटेंशन नहीं है वहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। बेसिकली तरीका बताया मैं आपको केस लॉ याद करने का। बेल्फर वर्सेस बेल्फर पढ़ते हैं एक बार इंशाल्लाह, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। In terms of section number 10 of the act, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties. Left hand side वाला assignment लिखे हुए हैं, competent to contract for lawful concession with a legal object and not explicitly to be void. पढ़ा नहीं हमने। Since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contain requirement for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. पहला, like we discussed, two parties, दो अलग लोग होने चाहिए. One cannot contract with himself. A contract involves at least two parties. One making the offer, other accepting it. A contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence. Company हो गया, LLP हो गया, सब. It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. ये offerer है और ये acceptor है. Example दिया हुआ है. To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. Obviously, seller and buyer must be two different persons because a person cannot buy his own goods. फिर एक irrelevant case law पढ़ लेते हैं फिर भी. In state of Maharashtra versus Ramanlal S&N Company. Ramanlal S&N Company मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया. पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स और फर्म एक ही होता है, वो दो अलग सेपरेट एंटिटी नहीं होता है. तो बोलता है when on dissolution of partnership the assets of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. नहीं सर, partners and firm एक ही होता है. There is nothing like separate entity. It was held that it was not the same. The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. but ठीक है, मेरे कुछ काम का नहीं. नीचे वाला मेरे बहुत काम का. यहाँ पे उसमें लैंग्वेज आएगी, आ भी गई, लिख भी गया यहाँ पे, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स. पढ़ते हैं. There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic घरेलू type of agreements are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contracts. Example, case law है हमारा, पढ़ लेते हैं. A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create legal relations. Belfer versus Belfer, लिखने बात में. Example 6, again something we know, discuss भी किया हमने, वही है. Mr. L promises to pay rupees 5 lakh to his son if his son passes the CA exams. On passing the exams, the son claims the money. Here the son could not recover as it was a social agreement. Last, example 7. A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. The contract has a. Here A intended to create legal relationship with B, hence the same is a contract. On failure by B, हम court जा सकते हैं. A can sue him in the court of law. तो आगे सर मेरा पहला केस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो जाएगा आपके कॉलम नंबर 1 के अंदर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. ये आपके फर्स्ट कॉलम में जाएगा. स्पेलिंग देख लेना, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. कॉलम नंबर 2 वही जो हेडिंग है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. और कॉलम 3 मैंने आपके लिए नीचे मार्क कर दिया, इसी पीस है.
फर्स्ट कॉलम वेलफेयर, सेकंड कॉलम पार्टीज मस्ट इंटरप्रेट ऑब्लिगेशंस, और तीसरा social or domestic agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. काम की लैंग्वेज सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, एग्जाम में वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन दिमाग में आया, कह देते फटाक से, घूम लेता हूँ मैं, मिल जाए तो अच्छा है. दिसंबर में था या जून में था? ये रहा, जून में था. लाइक आई सेड, एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं. पास पेपर्स जून 23 कंपलसरी क्वेश्चन में आया था सर. इसको बंद करते हैं. ड्रॉपआउट के अंदर कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ दीदी ब्लैक शुरू करते हैं इंशाल्लाह. कंपलसरी क्वेश्चन है. बंडौरन से मुझे आंसर देना. अनिश्वर उसने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है. घंटा. द आंसर विल डिफर. सेकेंड वाले के अंदर कंट्रीब्यूटरी मतलब सब मिलके पैसा देने वाले थे. अगर सब मिलके पैसा देने वाले थे और मैंने सबके बिहाफ पे अगर 5,000 जमा करा था और फिर अगर आप नहीं आए तो ऑब्वियसली मैं पैसा लेके आऊँगा ना. तो सेकेंड वाले का आंसर डिफर करेगा ना, फर्स्ट में नहीं करेगा. बस फर्स्ट के अंदर मैं पार्टी दे रहा था, सारा पैसा खर्चा मुझे ही करना था. सेकेंड में इट इज कंट्रीब्यूटरी, तो जो नहीं आया उससे ऑब्वियसली पैसा लेंगे. पढ़ते हैं एक बार इंशाल्लाह. As per one of the requirements of section number 10, जो हम पढ़ रहे थे, मैं फटाक से क्वेश्चन करवा दिया आपको. As per one of the requirements of section number 10 of the Act, there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. हमारा लैंग्वेज, social or domestic agreements are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contracts. In the instant case, R cannot sue her 3 friends for the loss incurred in the said party as the agreement between her and her 10 friends was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. If the said party organized by R had been a contributory 2023 New Year celebration party, then R could have sued her 3 friends for the loss incurred in the said party, as agreement between her and her friends would have legal backing, on the basis of which R deposited the advance amount and the parties here intended to create legal relationship. Compulsory question में आया था इस टॉपिक से. सेक्शन मनी तो फर्स्ट वाले में भी है ना भाई. मनी रिलेटेड थोड़ी अपना कंक्लूजन हो सकता है. कंक्लूजन ये होगा, पैसा अगर सिर्फ मैं खर्च करने वाला हूँ और मैंने दोस्तों को बुलाया था और वो नहीं आए तो मैं सू नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया आपके आपके दोस्तों का. सेकंड के अंदर अगेन दोस्ती है, बट इस बार मैं पार्टी नहीं दे रहा था, सबसे कलेक्ट करना था और फिर जमा करना था. तो मैंने सबका एक साथ जमा कर दिया 5,000 रुपये और फिर वो नहीं आए तो उनका पैसा उनसे ही लूँगा ना. ठीक है, फटाक से क्वेश्चन भी कर लिया, केस लॉ भी कर लिया और टॉपिक भी पढ़ लिया. थर्ड, इजी पीजी, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मेलिटीज होती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं,
अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो तो ज़मीन आपकी तब तक नहीं होती जब तक उसकी आप रजिस्ट्री नहीं करवाते। रजिस्ट्री एज इन गवर्नमेंट के पास जाके बताने का कि देखिए ज़मीन मेरी है, वो अपने रजिस्टर में लिखता है कि हाँ ये ज़मीन आपकी है, तब वो लीगली आपकी बनती है। तो एक फॉर्मेलिटी हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज सेल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्मेलिटी आपको एडिशनली फुलफिल करनी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल वुड बी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, कंपलसरी है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, दोनों वैलिड है, बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली राइटिंग में ही होना चाहिए। तो ये उसमें एक लीगल फॉर्मेलिटी हो गई। अब जब तक वो राइटिंग में नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा। इसी पीसी Why would it be required in writing? Contributory मतलब सब पैसा भरेंगे और मैंने 5,000 भर दिया सबका और वो नहीं आए। नहीं, पागल है क्या? किसने बोला कि राइटिंग में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट? इट कैन बी वर्बली ऑल्सो। मैं इसी दुकान में फ़ोन करके बोलूँ कि भैया मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, 50 वड़ा पाव दे के जाओ। उसने कहा ओके ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको 50 वड़ा पाव देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, राइटिंग में होना चाहिए। इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन, दोनों आर ओके। हाँ, इसे तो लॉ बोलता है कि जब तक हो सके राइटिंग में करना जिससे आप लीगली प्रूव कर सको। वर्बली के अंदर प्रूव करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो एडवाइजेबल ऑब्वियसली राइटिंग होता है, वर्बल भी चलता है अपने सिलेबस में नीचे 4th पेज पे आएगा। 4th एग्जाम का क्वेश्चन, 5th एग्जाम का क्वेश्चन, एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने रेस्टोरेंट में फ़ोन करा और फ़ोन करके बोला कि सब्ज़ी मैंने घर पे बना ली है, आपको मैंने फ़ोन करा कि आप रोटी हमको दे के जाओ। दुकान वाला बोलता है कितनी रोटी दे के जानी है? मैंने कहा कुछ रोटी भेज दो और मैंने फ़ोन काट दिया। अब वो रोटी लेकर आया ही नहीं। मैं सीधा कोर्ट में गया, सू करा। कोर्ट ने मेरा केस ही एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज कोर्ट ने बोला कुछ का मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जब तक मीनिंग सर्टेन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। मीनिंग हैज़ टू बी सर्टेन, डेफिनेट होना चाहिए। नीचे आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ए बी को बोलता है कि मैं एक मैजिक वैंड से मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, तो मुझे 5 लाख रुपए दे। सामने वाला बोलता है ठीक है, मैं तो 5 लाख रुपए दूंगा, छड़ी घुमा के किसी को जिंदा कर दूँ। छड़ी घुमाया पर जिंदा नहीं हुआ। अब वो बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे, फिर बोलता है मैं नहीं दूंगा। मैटर कोर्ट में गया, दोनों को लात मार के निकाल दिया। ये क्यों कोर्ट का टाइम खोटी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? जो चीज़ पॉसिबल टू परफॉर्म ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है सर? ठीक है, पढ़ लेते तीनों पॉइंट्स 3, 4 and 5। 3 both the examples which I have taken यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, both of them। other formalities to be complied in certain cases। कुछ केस में कुछ अलग से फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और स्पोकन। आ गया, मैं तो बोल ही दिया था आपको। As to legal effects, there is no difference between a written contract and a contract made by word of mouth। दोनों चलता है, दोनों वैलिड होता है। But in the interest of the parties, the contract must be written। जो आपको मैंने सिखाया। In case of certain contract, some other formalities have to be complied to make an agreement legally enforceable। दोनों एग्जांपल्स हमारे आ जाएंगे, देख लेते हैं। पहला, contract of insurance is not valid except a written contract। Further, in case of certain contracts, registration of contract under the laws which is in force at the time is essential। Example, in case of immovable property। Thus, where there is any statutory requirement, statutory मतलब कानूनी, where there is any statutory requirement that any contract should be made in writing या in presence of witness, तो फिर आपको उसको वैसा ही करना पड़ेगा। Okay। 4th, easy peasy, certainty of meaning। The agreement must be certain and not vague or indefinite। vague indefinite मतलब absurd। जैसे हमारा एग्जाम्पल था कुछ रोटी, कुछ इज absurd, उसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। एक और वर्ड में अगर यूज करो सिनोनिम तो इट विल बी ambiguous। ambiguous, absurd, vague, indefinite। एग्जाम्पल देखते हैं, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। A agrees to sell to B 100 tons of oil। और भाई ये तो बता कौन सा ऑयल आप बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कौन सा ऑयल? There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for। Example 9, XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years। The contract is not valid as the period of lease is not mentioned। जैसे आपको बताऊं, अगर
शाहरुख खान का घर शाहरुख खान का नहीं है, इनकेस आपको पता हो तो। हाँ, मन्नत शाहरुख खान का नहीं है। जो ज़मीन है जिस पे मन्नत खड़ा हुआ है, वो ज़मीन शाहरुख खान ने 99 ईयर्स की लीज पे ले रखा है, रेंट। तो ऑल दो 99 ईयर्स है, पर सर्टेन तो है ना कम से कम। तो हमारा लॉ में कभी ये बोलता है सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। आगे, फिफ्थ, possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an impossible act cannot be enforced. Example 10. A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to. ठीक है, बकवास। पर एग्जाम में आ चुका है 2, 4 and 5, एक मार्क का। 2 तो ज्यादा मार्क का, 4, 5 एक मार्क का। 2, 4 and 5 काम किया। हम आते हैं बाजू में, ये सब डिफिकल्ट है। इसके ऊपर पूरा यूनिट है, जैसे फ्री कंसेंट के ऊपर यूनिट नंबर 3 है पूरा 20 पेज का। कॉम्पिटेंसी अगेन यूनिट नंबर 3 के अंदर है अराउंड 7 पेज का। कंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 2 15 पेज का। लीगल ऑब्जेक्ट यूनिट नंबर 4 20 पेज का। यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, ऊपर से बता रखा है, आगे जाके बहुत डीप में आएगा सब कुछ, तो हमको अभी ऊपर से देखना सर। फर्स्ट वन बकवास है, अग्रीमेंट वी नो दिस ऑलरेडी, हम आगे बात कर रहे हैं। फ्री कंसेंट काम का अभी से बता देता हूँ आपको, अभी लिखा हुआ मिल जाएगा फ्री कंसेंट के, वहाँ पे देख ले। स्टूडेंट्स मे नोट दैट द टर्म कोजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, डिसइंफॉर्मेशन, मिस्टेक आर एक्सप्लेन्ड इन यूनिट नंबर 3, ठीक है, इसके अंदर फ्री कंसेंट के अंदर। तो अभी डीप में जा नहीं सकते, पर पढ़ेंगे तो फिर भी सही है। स्टार्ट करते हैं। अच्छे वर्ड्स जो हैं उसको अभी से अपन पिक करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे जब वो आएगा यूनिट नंबर 3 तब तक हमको ऑलरेडी वो सब सुना हुआ होगा। असेट बना लेते हैं। इज अ वर्ड कॉल्ड कंसेंट। 3 मतलब होते हैं इसका, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग तरीके हैं बोलने के। पहला जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लैटिन, कंसेंसस एड आइटम। ऑब्वियसली मतलब समझ में नहीं आया, इंग्लिश में लिखना है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक और आपके बुक में जो लिखा है, मैं आपकी बुक की सारी लैंग्वेज लिखता हूँ, आपको एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। तीनों का मतलब एक ही होता है, एंड दिस इज व्हाट कंसेंट मीन्स। एग्जाम्पल लेते हैं काफी सारे, पहले बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई 17 साल का है यहाँ पे, ये सब 18 के हैं, 3 जन हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल जरा प्रिंट कर दूंगा। पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को बोला, विल यू बाय माई कार, क्वेश्चन मार्क, 10,000 रुपये के दुकान चल रही है। ए के पास 2 कार है, रेड एंड ब्लैक। ए सोच रहा है रेड कार के बारे में बेचने का, बी सोच रहा है ब्लैक कार के बारे में, विच बेसिकली मीन्स यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है सर। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता सर, क्योंकि दोनों सेम पेज पे नहीं, दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, दोनों एक जैसा सोचना चाहिए। इसलिए मेरा वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर कंसेप्चुअली बहुत साउंड था जब मैंने रेड वर्ड लिख दिया था, विल यू बाय माई रेड कार, तो डेफिनेट भी है एंड मीनिंग ऑफ माइंड भी हो जाएगा। स्पेसिफिक है कि हम रेड कार की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा रेड कार नहीं बोलते और हमारे दिमाग में चल रहा है कुछ और, उसके दिमाग में चल रहा है कुछ और, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है। तो कंसेंट का मतलब हो गया 3 पॉइंट्स, कंसेंसस एड आइटम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं।
सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. सपोज जो मैं कभी केस पढ़ रहा हूँ उसकी बात करते हैं. चलो रियल केस है. एक लड़का है 24 ईयर्स, एक लड़की है 22 ईयर्स. दोनों एक रिलेशनशिप में, रियल केस है, दोनों एक रिलेशनशिप में, दोनों गए टोटल 10 टाइम्स एक होटल के अंदर टू स्टे एंड 10 टाइम्स दे गॉट फिजिकल. लड़की ने बहुत बोला बाद में मारा कि 9 टाइम्स मेरा कंसेंट था, 8 टाइम मेरा कंसेंट नहीं था. सब फिर क्या हुआ? भैया जेल में, चार्जेस ऑफ रेप. रीजन आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं था. लड़की ने बोला कि मेरा कंसेंट नहीं था, फिर भी वी हैड इट एंड हेंस दैट अमाउंट्स टू रेप. और भैया अभी जेल में. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज we have a male and we have a female. Female is drunk. दोनों अग्री करते हैं कंसेंट है टू गेट फिजिकल. लॉ में क्या बोलता है? अगर फीमेल ड्रंक है तो कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा. एकदम सेंसिबल. मतलब रेप हो गया. इफ शी इज ड्रंक, वाइस वर्सा कोई कानून नहीं है फीमेल के लिए. सेंसिबल स्टिल मेरे हिसाब से. तो आपको 3 एग्जांपल दिए मैंने. ये वाला जो बेस्ट एग्जांपल है आपके समझने के लिए, एंड 2 एग्जांपल और. ठीक है, कि कंसेंट है तब तक ठीक है, कंसेंट नहीं है जेल, रेप के चार्जेस. सेम यहाँ पे ये इंडिया का कानून है कि अगर फीमेल ड्रंक है, कंसेंट है फिर भी माना जाएगा, कंसेंट नहीं है एंड विल कंसीडर एज रेप. ठीक है, ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, नथिंग एल्स. कंसेंट का लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा. नीचे वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कार वाला अच्छा एग्जाम्पल है. कंसेंट मतलब सहमति. जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप सोच रहे हो. सेक्शन में लिख देता हूँ ना, सेक्शन नंबर 13. हम अभी से यूनिट नंबर 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वेल इन एडवांस. सेक्शन नंबर 13 कंसेंट. वेटिंग. हिंदी में लिखो, इसका मतलब सहमति. पता नहीं कैसे लिखना है, कुछ भी लिखता हूँ मैं. सहमति ऐसे लिखते हैं शायद. 10th में 71 मार्क्स थे हिंदी में, लोएस्ट.
बर्बाद है अपना, कोई तो बोलो बर्बाद है, बाकी सब में था ना 85+ भाई। सेंट्रल बोर्ड विदाउट ऑब्वियसली। आगे नीचे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। भैया एक गोल्ड शॉप है, उसकी दुकान पे एक आदमी आता है और आदमी की बोलता है कि मुझे आपका ये दुकान बाय करना है। दिस इज ए, दिस इज बी, तो भी इंटरेस्टेड है ए का दुकान बाय करने में। ए भी सोचता है कि ठीक है यार बहुत पैसा कमा लिया, अब रिटायरमेंट लेते हैं। ए बोलता है ठीक है मुझे भी दुकान बेचना है, मतलब कंसेंट है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स है। बी खरीदने का सोच रहा है, ए बेचने का सोच रहा है, दे आर ऑन द सेम पेज। अब ए बी को बोलता है कि आप कितना रुपए दोगे इस दुकान का। ए अपने लेफ्ट हैंड से जेब से निकालता है 1 रुपए का सिक्का और बोलता है मैं आपको इस पूरी शॉप का 1 रुपए दूंगा। ए बोलता है मैं पागल हो गया, सुबह सुबह नशे करके आया, क्या 1 रुपए देगा, क्या बोल रहा है। बी बोलता है एक अपने राइट हैंड से जेब में से निकालता है एक घोड़ा। ए बोलता है बता कहाँ साइन करना है, 1 रुपए के अंदर मैं दुकान बेच दूँ। 100% कंसेंट है। प्रॉब्लम इज वो कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब दबाव है। तो कंसेंट होना चाहिए इज इंपॉर्टेंट, वो कंसेंट फ्री भी होना चाहिए इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब सर यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 15, आगे जाके पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर, कोर्जन, दबाव, प्रेशर, कोर्जन। तो 13 हो गया आपका कंसेंट, 14 हो गया फ्री कंसेंट, और 15 आपको बताया मैंने कंसेंट का फ्री नहीं होता, कोर्जन। तो 3 एग्जाम्पल दिया आपको। पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Now, according to section number 10 of the Act, the following are the essential elements of wealth contract. पहला, offer and acceptance, या उसको बोलते हैं agreement. An agreement is the first essential element of a wealth contract. वही सब लिखा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ रहे हैं। According to 2 clause E of the Act, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. And according to 2 clause B, a proposal when accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of offer, acceptance and consideration. बकवास, कुछ भी नया नहीं पढ़ा मैंने। नीचे, suppose Mr. A says to Mr. B, I offer you to buy my car for 5 lakh. But Mr. B does not accept the offer. In this case, there will be no contract, as there is the absence of acceptance. बकवास। फ्री कंसेंट पे आते हैं सर, ठीक है? इंशाल्लाह हमें सारे पॉइंट्स धीरे धीरे मिलेंगे जो हमने डिस्कस करेंगे। 2 or more persons are said to consent. आगे सर simple English, when they agree upon the same thing in the same sense. जैसा मैं सोच रहा हूँ आप भी वैसे ही सोच रहे हो। This can be understood as, आगे सर मैं लैंग्वेज identity of minds दिखा चुका मैं आपको। In understanding the terms which is consensus ad idem लिखवा चुका ऑलरेडी। Further, such consent must be free. Consent would be considered as free consent if it is not caused by, पहले का एग्जाम्पल दे चुके हैं कोर्जन, इसके बाद और भी पॉइंट्स आएंगे। सेक्शन की बात कर ही लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 20 से लेके 22। फ्री कंसेंट 14 है और कंसेंट 13 है। 13 से लेके 22 तक ये सब सेक्शन यूनिट नंबर 3 आएंगे। एग्जाम्पल 11 पढ़ा चुके हैं आप ऑलरेडी सर। A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus ad idem and hence no contract. तो होना क्या चाहिए था सर, मुझे नीचे बताता है। To determine consensus ad idem, the language of the contract should be clearly drafted. जो मेरे एग्जाम्पल में था, will you buy my red car? Thus, if A says to B, will you buy my red car for this 3 lakhs? B says yes to it.
This is said to be consensus. That is the meaning taken in the same sense by both the parties. Example 12 भी सिखा चुका सर. A threatened to shoot B if B does not lend him rupees 2 lakhs and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion, दबाव, and hence it is not a valid contract. फिर स्टूडेंट में नोट किया यूनिट पर 3 पेपर. माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट. फिर हम आते थर्ड के ऊपर, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज. ये अपना सेक्शन 11 और 12 है. तो आप नोटिस करो अगर, तो 10 हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 11 एंड 12 कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, 13 से लेके 22 कंसेंट एंड फ्री कंसेंट है. तो मस्त एक चंक हो जाता है 10 से लेके 22 तक, याद है. इट्स दैट ईजी. ठीक है, हम 11-12 की बात करते हैं. पूरा टाइम नहीं. 11 बोलता है सर हर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो मेजर है प्लस साउंड माइंड है प्लस डिस्क्वालिफाइड नहीं है बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड 18 एंड प्लस, उसमें डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है. साउंड माइंड में डिस्कशन जैसा बहुत कुछ है. इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं. एक ल्यूनेटिक, एक इडियट, एक ड्रंक और एक इंटॉक्सिकेंट. ये सबको समझ में आता है, ये भी सबको समझ में आता है. ठीक है, इंटॉक्सिकेंट मतलब चरस गांजा और ड्रंक मतलब दारू. इसका मतलब क्या है सर, जब तक आपने दारू पी रखी है और आप नशे में हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. नशा उतर गया तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते. अगेन आपने नशा कर रखा है तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. नशा उतर गया तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते. क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, इन दोनों में क्या फ़र्क है सर? आपने बुक में दिया हुआ नहीं है, मतलब पर हमको आना चाहिए ना कि सर ल्यूनेटिक और इडियट में डिफरेंस क्या होता है. बोल दीदी. कैसी कैसी बातें करती है. इडियट मतलब परमानेंट कॉन केस इज इडियट. मेंटल बैलेंस उसका ठीक नहीं है. ल्यूनेटिक मतलब जिसको दौरे आते हैं. जैसे सलमान खान की मूवी थी तेरे नाम, कौन बोला तेरे नाम? पागल लड़की, कैसी कैसी मूवियाँ देखती है तू, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा था. एक लड़की भूमिका चावला, एक लड़की पीछे पागल होता है तो उसकी शादी किसी और से करवा देते हैं, तो जब भी उसको देखता है तो उसको दौरे आते हैं, उसको ल्यूनेटिक बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. इडियट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ड्रंक एंड इंटॉक्सिकेंट थोड़े से अलग पॉइंट्स हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा सूट्स, सीजन 1 एपिसोड 3 या 4, तो में से कुछ एक याद नहीं आ रहा. हार्वी का, एक लॉयर का, एक क्लाइंट पोकर में $50 लाख हार जाता है. ठीक है, पोकर मतलब 3 पत्ती समझ लो, पत्ते हार जाता है, फट जाती है उसकी. तो आता है भाग के अपने लॉयर के पास और लॉयर को बोलता है कि भाई मुझे बचा ले, मेरा इतना पैसा मैं हार चुका हूँ. लॉयर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, जब तुम लोग ये पत्ते खेल रहे थे उस टाइम पे दारू चल रही थी? क्लाइंट बोलता है ऑब्वियसली दारू चलेगी ना. लॉयर बोलता है फिर तो टेंशन मत ले, बच जाएगा तू. और बच गया, क्योंकि कोर्ट में हमने प्रूव कर दिया कि जिस टाइम पत्ते खेल रहे थे उस टाइम में साउंड माइंड नहीं थे, मतलब वी वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल.
मतलब हमारा डिसीजन मेकिंग पावर वॉज नॉट गुड एंड पूरा पैसा वापस आ गया सर। तो वो कानून पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। चलता आपने दारू पी रखी है, नशे में हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, करा तो भी इट इज इनवैलिड। आप पैसे हार गए, पैसे वापस आ जाएंगे, कितना सिंपल है। सेम वॉज विद इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, इजी पीजी। पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। हमने 2 पॉइंट पढ़े आउट ऑफ 3, उन 2 पॉइंट को देख लेते हैं। ये यहाँ तक हमने देख लिया पूरा। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। Capacity to contract means legal ability of a person to enter into a valid contract. Section 11 of the Act specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject. मतलब 18 साल ही होता है, and sound mind and not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. A person for being competent to contract must fulfill all the above 3 qualifications. एग्जाम्पल दिए ए और बी का हमने पढ़ लिया, पढ़े फिर एक बार। क्वालिफिकेशन ए refers to the age of the contracting person, that is the person entering into contract must be of 18 years of age. Persons below 18 years of age are considered minor, therefore incompetent to contract. हमने बी भी पढ़ लिया सर। Qualification B requires a person to be of sound mind, that is he should be in his senses, so that he understands the implication, मतलब consequences. So he understands the implications of the contract and at the time of entering into contract. A lunatic, an idiot, a drunken person, or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound. Super duper easy. थर्ड भी कर ही लेते हैं, बकवास आसान पॉइंट है। जैसे 1992 के अंदर हर्ष मेहता का स्कैम हुआ, उसको कॉन्विक्ट घोषित करा गया, मतलब गुनहगार, बाय सेबी। और सेबी ने हर्ष मेहता को बैन कर दिया कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी परचेज सेल नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं बन सकते, आप किसी कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट में पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। ये सब सेबी के ऑर्डर्स थे। अब कितना हो गया इजी कि सर एज फार एज परचेज एंड सेल इज कंसर्न ऑफ स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता इज डिस्क्वालीफाइड। बाकी चीजें कर सकता है, यहाँ पे बस वो इज डिस्क्वालीफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये रहा सर क्वालिफिकेशन सी। रिक्वायर्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय हिज स्टेटस इन एंटरिंग इनटू हिज कॉन्ट्रैक्ट्स। सच पर्सन्स आर, फर्स्ट हमको ऑलरेडी आता है, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स, कॉन्विक्ट्स का एग्जांपल दिया, एटसेट्रा। They are disqualified unless they fulfill certain formalities. इसका मतलब समझ लेते हैं, बाकी तो हमको ऑलरेडी आता है, ये हम पढ़ चुके हैं डायन वर्सेस कॉन्टिनेंट के अंदर। ये भी हम एग्जांपल लिया, अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप बीकेसी गए टू गेट H1 वीजा यूएसए का, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सामने अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने आपका इंटरव्यू दिया, सब कुछ ठीक था, फिर भी उसने आपको रिजेक्ट कर दिया कि वीज़ा नहीं देंगे। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने सोचा कि मैं इसको सू करूँगा कि मुझे फालतू में रिजेक्ट कर दिया। लॉ में क्या बोलता है कि आपको अगर फॉरेन सॉवरेन को, मतलब एम्बेसडर्स को सू करना है तो इंडिया में नहीं कर सकते, उनको उनकी कंट्री में सू करना पड़ेगा, और वहाँ का तो वीज़ा ही नहीं मिला तो सू नहीं कर सकते, बोलने का मतलब। इजी पीजी। फोर्थ फिफ्थ आसान, लॉफुल कंसिडरेशन, यूनिट नंबर 2 बहुत डीप में आएगा, फिर भी एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं। क्विड प्रो को सर्टेन समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ काम गया, ये क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बहुत खतरनाक लैंग्वेज लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 2 में आएगा, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ एक बार, एग्जाम्पल ले लेंगे उसका एटलीस्ट। A valuable consideration in the sense of law may consist of either in some right, interest, profit or benefit according to one party, or forbearance मतलब tolerate करना, detriment मतलब नुकसान, loss or responsibility given, suffered or taken by the other। घंटा समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल लेते हैं फिर भी एक बार।
सपोज आप सब्जी लेने गए, सर यहाँ से यहाँ पे पैसा जाएगा और यहाँ से यहाँ पे सब्जी आएगी। हम कोई भी एक एलिमेंट पकड़ते हैं, सपोज ऊपर वाला, यहाँ से पैसा गया, यहाँ पे पैसा आया। सपोज नीचे वाला, यहाँ पे सब्जी आई, यहाँ से सब्जी गई। मतलब इन एवरी केस देयर विल बी एक पार्टी को फायदा, एक पार्टी को नुकसान, और वही ऊपर लिखा हुआ है। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, benefit accruing to one party, एक को फायदा बाजू में, और forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered, undertaken by the other। तो एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा हमेशा। यूनिट नंबर 2 में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे फिलहाल। A agrees to sell his books to B for 100 रुपया। B promises to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell the books। तो एक को बुक्स मिल रहा है, एक को पैसा मिल रहा है। A's promise to sell the books is the consideration for B's promise to pay 100। तो एक का फायदा, एक का नुकसान, आसान। फिफ्थ, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा एग्जांपल है, पॉइंट भी अच्छा है। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law or it is such as would defeat the provisions of law, या फिर it is fraudulent or involves injury to the person or property of another, या तो कोर्ट उसको समझता है immoral या opposable policy। ऑब्वियसली डिफिकल्ट सिर्फ एक ही वर्ड आया ये, बाकी सब आसान ना। prohibited by law, fraudulent, involves injury to person, property, कोर्ट उसको इमोरल बोलता है। मैं तेरे को पैसा देता हूँ तो उसकी शादी करवा दे जिससे मैं उससे शादी कर लूँ, सब इमोरल हो गया। या अपोजिबल पॉलिसी, इसका मतलब समझिए क्या है, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। सपोज लेक्चर है अपना 10 AM, ठीक है। लेट्स से हमारे ब्लैक भैया लेट हैं फॉर द लेक्चर, तो फुल स्पीड में आ रहा है अपनी एक्टिवा पे लेक्चर के अटेंड करने के लिए। किस्मत इतनी अच्छी कि ऑलरेडी लेट था और पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने बोला 1000 रुपया फाइन। मिस्टर ब्लैक बोलता है कौन सा 1000 रुपया फाइन? पुलिस वाला बोलता है सर 2 चीज़ें, 500 रुपया ओवर स्पीडिंग का, 500 रुपया हेलमेट नहीं पहनने का। मिस्टर ब्लैक बोलता है कि मुझे ये तो समझ में आता है, ओवर स्पीडिंग करा जो गुनाह है, आई एम पुटिंग द पीपल एट रिस्क, तो उसका फाइन होता होगा 500 रुपये। हेलमेट का कौन सा फाइन? मैं लॉ के लेक्चर में जा रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि 500 रुपये फाइन देना पड़ता है हेलमेट ना पहनने के लिए? तो पुलिस वाला अपने कैबिन में जाता है रोड साइड पे और मोटर व्हीकल्स एक्ट का बुक लेके आता है, जिसमें लिखा हुआ था एनी पर्सन who has been found not to be wearing, लॉ में लिखा होता है प्रोटेक्टिंग गियर, अपन हेलमेट करते हैं, हेलमेट, he shall be punishable with a fine of ₹500। ऐसा दिखाया पुलिस वाले ने, एंड अल्टीमेटली मिस्टर ब्लैक ने 500 रुपये इसका भी दे दिया, दोनों दे दिया। ब्लैक के पीछे पीछे हमारी बीकॉम दीदी भी आ रही थी, अगेन लेट फॉर द लेक्चर। किस्मत अच्छी थी उसकी भी, पुलिस ने पकड़ा, अगेन 1000 रुपये मांगे। दीदी ने बोला क्या 1000 रुपये? उसने बताया कि मैडम 500 रुपये ओवर स्पीडिंग का, 500 रुपये हेलमेट का। दीदी भी वही बोलती है कि चल ओवर स्पीडिंग का पैसा बनता है, एग्री, हेलमेट का कौन सा पैसा? मैं नहीं मानती, मैं लॉ के लेक्चर में जा रही हूँ, कहाँ लिखा हुआ है? बेचारा वापस कैबिन में जाता है, वापस बुक बाहर लिखा है और दीदी को दिखाते, देख यहाँ पे लिखा हुआ है। और दीदी रिप्लाई करती है, सी आई वॉज करेक्ट एज यूजुअल, आई एम नॉट सपोज टू पे, ही लिखा हुआ है।
बेहोश हो गया सर पुलिस वाला। कितना ऑब्वियस है, इस ही को अगर ही पढ़ा जाएगा इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ही के साथ शी भी आ ही जाएगा। हमने एनी वे यहाँ पे एनी पर्सन लिखा हुआ था, तो ईजीनेस के लिए लिखा हुआ ही है और उसको ही शी दोनों पढ़ा जाता है कि एनी वे को सी इंटर में आने वाला है। ठीक है, 15 इजी एग्जांपल है, पहले 15 पढ़ लेते हैं। A agrees to sell his house to B against 100 kilos of cocaine. Such agreement is illegal as a consideration is unlawful. आपके यहाँ से पैसा जाएगा वो ठीक है, बट यहाँ से जो आ रहा है वो अनलॉफुल है, तो कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। फिर हमारा वाला एग्जांपल वापस आया, मर्डर वाला, वहाँ पे ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। मर्डर करने का आपका इंटेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया। ये रहा मर्डर। फिर एग्जाम्पल 14 पे आते हैं। अगेन यूनिट 3 में बहुत डीप में आएगा, मैं आपको एटलीस्ट उसका नाम का इंट्रोडक्शन तो दे देता हूँ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये आपका ये एग्जाम्पल है। टॉपिक का नाम स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है, जो यूनिट नंबर 3 में आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए, मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। 6 नवंबर 2018 शायद 7 तारीख में बर्थडे होगा इसलिए मुझे याद है। अराउंड 9 दोस्त हमने प्लान किया हाउस पार्टी का मेरे घर पे। 4-5 लड़के 4-5 लड़कियाँ होंगी जो भी है, क्या मिलेंगे अराउंड 9:30 PM। वहाँ से डिनर में ऑर्डर करेंगे, दारू साथ में चलेगी, एंड और भी कोई नशे के शो करने हो तो सबका प्रबंधन था, जिसको जो करना, हुक्का चरस पानी जो भी करना। मिलते हैं सब अराउंड 10 o'clock हो जाता है स्टार्ट करते करते, एंड देन वी स्टार्ट एट 10 o'clock। फुल पार्टी चल रही है, गाने वाने सब। 12 बजता है, केक काटते हैं, शैम्पेन खोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो चलता है फिर 1 बजे तक। 1 बजे तक 9 में से 6 जन का हो गया था। कोई बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा है, कोई उल्टी में हाथ कर रहा है, कोई रूम में जाके बंद हो गया, सबने अपना अपना बंदोबस्त कर लिया। 3 जन अभी भी जग रहे थे, उसमें से ऑब्वियसली मैं एक था, बीइंग द होस्ट। अब हम जो 3 लोग थे, तीनों लड़के, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए एंड स्लो म्यूजिक, हाथ में ग्लास और बातें करें। सब सीए थे, पढ़ाई के टाइम की जो बातें मैं सब करते लोग, जो आई गेस चला होगा 3 बजे तक, 3 या मे बी 3:30, नॉट श्योर। और फिर हम तीनों भी सो गए। सुबह अराउंड 6:30 AM अगेन डोरबेल बजता है, 8, 9 बार बैक टू बैक कंटिन्यूस। उठने के बाद में ऑब्वियसली मैं ही था, तो मैंने सबसे कम किया था बीइंग अ होस्ट। तो मैंने गेट खोला, बाहर देखा वॉचमैन था, होगा कुछ 50 साल का। मैंने 7-8 गालियाँ दी उसको, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सुबह सुबह कौन घंटी बजाता है 9 बार, ऐसा ऐसा। उसे कुछ नहीं बोला, सुन लिया। फिर उसने बोला कि सर एक्चुअली मैं आया आपके पास ये बोलने के लिए, जैसे मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, 2nd एंड 3rd फ्लोर पे 45 lakhs की चोरी हुई था। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आया, हमें अभी बराबर, तो आप भी देख लेना आपके घर पे सब बराबर है कि नहीं। फिर मेरी फट गई, फिर मैंने उसको सॉरी बोला, पानी पिलाया, और मन में सोचा था उस टाइम पे कि अगर चोर मेरे साथ बैठ के चीयर्स भी कर रहा होता मुझे क्या ही पता होता। हो सकता है हमारे साथ ही वो बीच में कहीं हमारे हम चीयर्स कर रहे हो, बट ठीक है। उसको सॉरी वॉरी बोला और चला गया वहाँ वापस। मेरा घर ऐसा ट्रेन के डब्बे जैसा है, 4.5 BHK ऐसे रूम बने हुए हैं ऐसे।
मेरा लास्ट वाला रूम था ऊंचे वाला। तो सब कुछ चेक करा, ये तो रूम बंद था, ये चेक करा, ये चेक करा, फिर लास्ट में मेरा रूम चेक करा। जैसे ग्रिल्स लगे हुए होते हैं बालकनी में, उसमें नीचे की साइड के जो 2 ग्रिल्स थे दे वर डिसमेंटल्ड, ऐसा मुझे दिखा। मतलब ट्राई तो मेरे घर पे भी हुआ था, बट ऑब्वियसली अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होगी चोर को, गाने चल रहे हैं, ग्लास गिर रहा है, उल्टियाँ कर रहे हैं, तो मस्ट हैव अंडरस्टूड कि लोग जग रहे हैं, एंड ही मस्ट हैव वेंट, ऐसा हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, एंड ही मस्ट हैव वेंट बिकॉज ट्राई तो उसने करा था हमारे घर पे भी। उस दिन आई रियलाइज्ड लाइफ में पार्टी चलती रहनी चाहिए, चोर दूर रहता है। फिर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर मैं फटाक से नीचे उतर के गया, ऑलरेडी पुलिस आ चुकी थी, 2nd फ्लोर तो खाली रहता है, 3rd फ्लोर वाला बंदा वाज देयर। वो बंदा मेरे सामने से लेजिट पुलिस को, जितना उसके हाथ में कैश था 10-15 हज़ार, पुलिस को दिया और बोला कि भाई पकड़ने का है। 2 दिन के अंदर पकड़ा भी गया। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विरार के आसपास है शायद, नाला सोपरा करके, वहाँ से दे बोथ गॉट 2 जन थे, दे बोथ गॉट कॉट। सोसाइटी में कुछ 35 कैमराज हैं, पीछे वाले कैमराज में लोग दिख ही गए और 2 दिन में पकड़ भी लिया। नाउ सपोज वो चोर 3rd फ्लोर वाले को ऐसा बोलता है कि भाई देख, आउट ऑफ 45 lakhs तेरे घर से मैंने 30 लाख चुरा था, ठीक है, ये चोर और ये 3rd फ्लोर वाला, तेरे घर से मैंने 30 लाख चुराया, मैं तो पूरा 30 लाख वापस देता हूँ। तूने जो पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करी है FIR, तू उसको वापस ले। अब 3rd फ्लोर सोच रहा है क्या सेंसिबल तो है, मुझे मेरा सारा पैसा वापस मिल गया, कौन पुलिस के धक्के खाएगा, कोर्ट के धक्के खाएगा, तारीख पे तारीख होगी, नहीं, सब टाइम पास नहीं करना। एंड वो बोलता है कि हाँ ठीक है डन, तो मुझे मेरा पूरा पैसा वापस दे दे, मैं केस वापस ले लेता। लॉ बोलता है दिस इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, पैसे की लेन देन करके केस को सलटाना नॉट अलाउड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। देख क्या बोलता है एग्जाम्पल 14, A promises to drop prosecution मतलब court case instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as the object is unlawful. मेरा ध्यान तो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मैं सब ऑब्जर्व करूँ चीज़ों को कि सर उसने कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं लिखा, अग्रीमेंट लिखा, क्योंकि एनफोर्सेबल लॉ ही नहीं है, तो जो एनफोर्सेबल लॉ नहीं है उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते थे। तो हेंस ये वेरी स्मार्टली रिटन अग्रीमेंट इज वॉइड नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो अनलॉफुल है, मतलब एनफोर्सेबल लॉ नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं। हेंस यूनिट नंबर 3 में आएगा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अगेन यूनिट नंबर 3 and 4 पढ़ लेते हैं फिर भी। The agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void. इसको लॉ मना करता है। An illegal agreement, वो मर्डर वर्डर वाले, an illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. आप कोर्ट में जा नहीं सकते। फिर उसने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, threat to commit murder और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, किसी का इज्जत उतारना बिना कोई रीजन के, दैट इज डिफेमेटरी, और एंटरिंग टू अग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल नेचर। अब आगे के एग्जाम्पल समझ में आएंगे नहीं, जैसे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इस सेक्शन नंबर 27 यूनिट नंबर 3 में आएगा। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28 सब यूनिट नंबर 3 में आएगा। और क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स, और फिर भी इसको ऊपर से समझ लेते हैं, स्पेशली अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को। आर्टिकल 19 of the Indian Constitution and Section 27 of Contract Act, दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। लॉ बोलता है आपको कहीं पे भी नौकरी करनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ अच्छा खासा, रियल एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी रियल सिस्टर का
2015 नॉट श्योर, 2015 ही शायद। मेरी रियल सिस्टर ने करा इंजीनियरिंग ब्रांच ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राजस्थान से कॉलेज से। टोटल बच्चे थे, मतलब लड़कियां थी पूरे उस साल अराउंड 6000 के आसपास। उसमें से 3 को सिलेक्ट करा एरिक्सन के अंदर, जिसमें मेरी बहन भी थी। और उसको डिपार्टमेंट मिला, उस टाइम चल रहा था जो 3G में रिसर्च। शी गॉट सिलेक्टेड अमंगस्ट 6000। अब जॉब लगा उसका 3G का नोएडा में, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, अकेली रहती थी वहाँ पे। अब जब उसने एरिक्सन ज्वाइन किया, या आपने भी सुना होगा कभी ना कभी, उसने जब एरिक्सन ज्वाइन किया तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसमें लिखा हुआ था कि आप 3 साल तक यहीं पे काम करोगे, उसको बोलते हैं बॉन्ड साइन करवाना। और आपने 3 साल के पहले अगर हमारा यहाँ पे जॉब छोड़ा तो आपको 20 लाख रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ऐसा सुना है आप लोगों ने? बॉन्ड होता है ऐसा। आपने अगर मेरा लेक्चर सुना है तो आपको आज क्या पता होना चाहिए, दिस इज इनवैलिड। मेरी बहन तो लॉ पढ़ी नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो उसको लगता है कि ये सब वैलिड है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इनवैलिड है। दिस इज नॉट एनफोर्सेबल ओनली बिकॉज दिस इज अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ ट्रेड, जो वॉइड अग्रीमेंट होता है। तो सर कंपनी साइन क्यों करवाता है? आपको डराने के लिए। आपको लॉ नहीं पता तो आप डर भी जाओगे, और डराने का उनके पास रीज़न भी है। यार आप जब ज्वाइन करोगे आपको वो 6 महीने तक ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे सब कुछ, आपको अनस्किल्ड से वो बनाएंगे स्किल्ड, और 6 महीने बाद बोलो चल मिलते हैं, दुआ में याद रखना। पागल हो गया क्या? तो दे डोंट वांट टू लूज यू आफ्टर ट्रेनिंग यू, एंड हेंस ऐसा वो बॉन्ड साइन करवाते हैं। जो आपको आज क्या पता होना चाहिए इज नॉट एनफोर्सेबल। आप तुरंत अगले दिन छोड़ के जा सकते हो, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। घंटा 20 लाख रुपए, हाँ जो ट्रेनिंग का खर्चा करा वो वसूल कर सकते हैं, 20 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकते। दिस इज सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ ट्रेड, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम गोस विद मैरिज। कोई आपको पैसा देता है और बोलता है कि तू शादी मत करना या तू उससे शादी मत करना, नॉट एनफोर्सेबल। फिर लीगल प्रोसीडिंग कि तू कोर्ट मत जाना, अगेन नॉट एनफोर्सेबल। यूनिट नंबर 3-4 में आएगा, इजी पीसी। बेसिकली डन विथ द होल ऑफ सेक्शन नंबर 10। ऑब्वियसली कभी थ्योरी क्वेश्चन आएगा नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनकर आएगा। 5 मिनट का वेट करता हूँ, फटाक से गुजर कर लो, डाउट है तो पूछ लो, हम आगे बढ़ जाएंगे सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पेजेस पढ़ के बता दो मुझे। 2.2 से स्टार्ट करा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7 तक हमने करा। 6 पेज हमने करे। यहाँ तक डाउट है, आस्क मी, आई विल वेट, कोई जल्दी नहीं मुझे। हाँ बिना पूछे जाने का। वेटिंग 6 pages is what you have. प्रूव करना पड़ेगा, 2 लाख बोलेगा तो सही, कोर्ट मान जाएगा। You have to show all the bills कि कहाँ से 1 लाख हो, कहाँ से 2 लाख हो। प्रूव बेटे, ऐसे कैसे तू बोलेगा तो मान जाएगा कोर्ट। वेटिंग 5 मिनट। ट्रेड मतलब काम करना, आपको कहीं काम करने से धोखा नहीं कर सकता। तो सही से स्टॉप।
ऑफिस में पूछना एक बार, ऑफिस में शायद मिल जाए, यहाँ तो नहीं। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट और। एक रीडिंग स्टिल, 1 मिनट, 6 पेज हैं आपके पास। जब आपको दौरे आए, एट दैट टाइम यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जब दौरे नहीं आ रहे, दैट टाइम यू कैन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे रात को 10-11 बजे दौरे आते हैं, ठीक है, अनसॉल्वमेंट जैसा होता है, उस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप सेन हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। उसमें आ गया ना इडियट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है, 18 के नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अपने लीगल गार्डियन के तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुद नहीं कर सकता। की एसपीओ के अंदर दो, ओसी के अंदर दो, सीएसआर भी आता है, चैप्टर नंबर 6 ओसी, सारी लिमिट्स सब गलत दी हुई है, 1000, 3000, 6000 सब रॉन्ग है। छोड़ो सब दुनिया बकवास है। वो बीकॉम जल्दी आवे। डन हो जाना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही कैटेगरी हो पाएगी और मैं आपको छोड़ दूंगा इस पे। छोटे छोटे से हैं, साथ में करेंगे ना फिर यूनिट नंबर 3 करने के बाद। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी, ठीक है। टॉपिक देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर एक्सट्रीम राइट के अंदर एक्सिक्यूटेड, सेंटर वाले लेग के अंदर आपको मिलेगा एक्सप्रेस, राइट, कॉसी और ई। लेफ्ट हैंड साइड लेग के अंदर आपको दिखेगा वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल, इलीगल। इलीगल से कितना ऑब्जर्व करने का कि सिर्फ इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि सिर्फ आउट ऑफ 30 बॉक्सेस दैट आर देयर, सिर्फ एक बॉक्स के अंदर अग्रीमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि वो इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं? बाकी हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन से होना चाहिए। व्हाटएवर आएगा तब देख लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी को बोलते हैं विल यू बाय माई रेड कार। कंसेशन की बात भी कर ली फॉर रुपीज 10 लाख।
बी बोलता है यस। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद दुनिया में 4 केसेस बन सकते हैं, 4 केस बना देता हूँ। केस नंबर 1, ए ने बी को कार दे दिया, बी ने ए को पैसा दे दिया। नंबर 2, ए ने बी को कार दे दिया, बी ने ए को पैसा नहीं दिया। या फिर ए ने बी को कार नहीं दिया, बी ने ए को पैसा दे दिया। ए ने बी को कार नहीं दिया, बी ने ए को पैसा नहीं दिया। 5 और केस दुनिया में बन ही नहीं सकता, 4 केस बन सकते हैं, 4 बना दिया आपको। इन दैट केस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाम में लिखा है पास्ट टेंस, executed contract in a sense both the parties have fulfilled their obligations। जिसको जो काम करना था उसने वो काम कर दिया, executed contract। on the contrary नीचे के 2 की बात करें, executory ये करना बाकी है। उस executory के अंदर केस नंबर 2 की बात करें तो वेरी ऑब्वियस इसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल, बिकॉज एक पार्टी का परफॉर्मेंस हो गया, एक का बाकी, तो जो एक का बाकी है उसकी वजह से यूनिलेटरल। नीचे वाले में सब दोनों का बाकी है, बाइलेटरल। हो गया, टॉपिक खत्म। कितना आसान है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर यूनिलेटरल, बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब एक का काम बाकी है, एक का काम हो गया। हम फोकस करते हैं बाकी एक पर, यहाँ पे दोनों का बाकी है। कर सकते हैं कॉपी, बुक में ऐसा एक केस बना के नहीं दिया हुआ, अलग अलग केस बना रखते हैं। मैंने आपको एक केस में सब कुछ समझा दिया। हार्वी को फ्री में लड़ने के लिए विदाउट चार्जिंग क्लाइंट, हार्वी को दे देता है माइक को, और हार्वी फिर खुद का केस करता है ये वाला। बाजू वाला समझ लेते हैं इस ऊपर से। ये हो गया अपना, दिस लेग इज ओवर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी से इंट्रोडक्शन ही ले सकते हैं, खत्म नहीं हो सकता ये। जहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो बेसिकली मीन्स बाय यूज ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर दोनों आ जाते हैं सर, रिटन एंड वर्बल। इतना ऑब्वियस है, इम्प्लाइड हो जाएगा विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। ये लिखो और घर जाओ सर, हो गया अपना आज का इंट्रोडक्शन।